हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। आज मैं लेकर आया हूं विज्ञान का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपको मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा था, अम्ल, क्षार और लवण। उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। आज मैं समझाऊंगा आपको क्षार यानी बेस क्या होते हैं। तो उन बेस को आज हम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बस आपको पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक देखना होगा, तो आप बड़ी ही धैर्यपूर्वक स्वस्थ होंगे। आनंद से देख रहे हैं। आइए चलते हैं हम क्षार की ओर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर चलूँगा क्षार की ओर। तो क्षार यानी क्षार को हम कहते हैं बेस। अब ये बेस क्या होता है तो आपको प्यारे बच्चों समझना होगा। जो इस प्रकृति में जो चीज़ें आपको कड़वी, तीखी या कसैली लगती हैं, तो यानी उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। तो इसकी इसी से परिभाषा बन जाती है। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं अन्य कक्षाओं में, और मैं आपको एकदम बेसिक 0 लेवल से बताऊँगा और एक ही वीडियो में पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्षार का समझा दूँगा। तो क्षार क्या होते हैं? जो स्वाद में कसैले, कड़वे लगते हैं, उन्हीं को मैं क्षार कहता हूँ। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बस इतना समझना है। तो देखो हमने क्या लिखा, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कसैले या कड़वे होते हैं, उन्हीं को मैं क्षारक कहता हूँ। यानी वो क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कड़वे, कसैले, तीखे होते हैं, उन्हीं को मैं क्षारक कहता हूँ। और क्षारक तथा जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, उन्हीं को मैं क्षार यानी बेस कहता हूँ। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक बात ये समझनी होगी कि पहले जो होते हैं, जो पदार्थ कसैले, कड़वे होते हैं, उनको मैं क्षारक कहता हूँ। और जो क्षारक, यहाँ से आपको समझना है, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, विलेय होते हैं, घुलनशील होते हैं, सॉल्वल होते हैं, उन्हें मैं क्षार कहता हूँ। ठीक है। तो यानी सभी वो पदार्थ जो कसैले या कड़वे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं स्वाद में, उसे मैं क्षारक कहता हूँ। और जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, उन्हीं को क्या कहता हूँ? क्षार कहता हूँ, यानी उन्हीं को बेस कहता हूँ। तो ये आपने प्यारे बच्चों समझ लिया होगा कि बेस क्या होते हैं यानी क्षार क्या होते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं। लेकिन चूंकि आपको नए तरीके से बताया है आर्हेनियस महोदय ने, तो आर्हेनियस की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्षारक को समझते हैं, उस क्षारक से क्षार को समझाते हैं। तो देखो लिखा है क्षारक यानी बेसेस, और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ बेस। तो आर्हेनियस महोदय ने क्या बताया है उसको समझते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, यहाँ से समझना है प्यारे बच्चों कि अम्ल में पढ़ा था आपको, हमने बताया था जो H आयन देते हैं, धन आयन देते हैं। और यहाँ पर आपको क्या समझना है, जो OH ऋण आयन देते हैं, उन्हीं को मैं क्षार कहता हूँ। तो यानी आर्यस महोदय ने क्या कहा था, जो OH आयन देते हैं, यानी जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देते हैं, उन्हीं को क्षार कहा जाता, उन्हीं को क्षारक कहते हैं। लेकिन अब आता है कि क्षार क्या होता है। तो हमने बताया था जो क्षारक जल में विलेय या घुलनशील होते हैं, उन्हें क्षार या बेस कहते हैं। अतः सभी क्षार, यानी अब देखो प्यारे बच्चों कैसे समझना है। हमने पहले आपको क्या बताया, क्षारक। और क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कसैले होते हैं, यानी जो ऋण आयन देते हैं। और जो क्षारक क्या होंगे? जल में विलेय होंगे। जो जल में विलेय होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। यानी जितने भी क्षारक थे, वो अगर जल में घुल रहे हैं तो क्या होंगे? क्षार। यानी क्षारक से ही क्या बने हैं? क्षार। तो यानी जो नहीं घुलेंगे वो क्या होंगे? वो तो क्षारक ही कहलाएंगे। जो घुल जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार। यानी सभी क्षार क्या हैं? क्षारक हैं। लेकिन सभी क्षारक क्या क्षार हो सकते? नहीं। जो जल में नहीं घुलेंगे वो क्या होंगे? क्षार नहीं होंगे। तो वही बताया गया है कि अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं। यानी जितने भी क्षार हैं वो सब क्या हैं? क्षारक हैं। किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षारक ही होंगे। तो यहाँ से आपने देखा, आपने आर्हेनियस महोदय की भी परिभाषा देख ली। जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH ऋण आयन देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं,
उन्हीं को क्षार कहा जाता है, यानी बेस कहा जाता है। ये आर्यनियस महोदय की परिभाषा है। कुछ उदाहरण समझते हैं। तो आप देखेंगे उदाहरण में आपको सबसे पहले मिला KOH, दूसरा मिला NaOH। अब देखो हमने बताया है OH आयन देंगे, तो OH आयन यानी यहाँ पर आपको देखो मिल रहा है OH, ये देखो OH मिल रहा, यहाँ भी OH मिल रहा। तो इस प्रकार देखो OH आयन ऋण आयन देखो मिल रहा है यहाँ पर, तो OH आयन दे रहा है और साथ में यहाँ K है तो यानी K प्लस का है, यहाँ Na मिल रहा है यानी Na प्लस का है, और ये OH ऋण आयन, ये K और Na प्लस आयन। तो हमें मेन मतलब किससे है? OH आयन से। जो OH आयन देते हैं उन्हीं को हम क्षारक कहते हैं, और यदि ये जल में घुलनशील होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। इसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। तो तीसरे उदाहरण में MgOH का ट्वाइस, अब MgOH का ट्वाइस ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी देखो OH आयन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर OH के 2 आयन हैं, ये देखो तो 2 आयन है, तो Mg के 2 यहाँ पर प्लस हैं, यहाँ OH के 2 आयन हैं Ca के साथ, ये देखो 2 आयन दे रहा है और Ca के प्लस हैं। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर क्या मिल रहे हैं? OH आयन मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आपने प्यारे बच्चों समझ लिया कि जो भी OH आयन देंगे वो क्षारक होंगे, और जो जल में घुल जाएंगे, जल में विलय होंगे, उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। तो ये KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये MgOH है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये CaOH है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये सूत्र लिखने के तरीके हमने इससे एक सेपरेट अलग वीडियो बना दिया है, उसको एक बार जरूर विजिट कर लेना। अगर उसको विजिट नहीं करते हैं तो आप रासायनिक सूत्र लिखना नहीं सीख पाएंगे, उसके नाम लिखना नहीं सीख पाएंगे, इसलिए उसको एक बार जरूर विजिट कर लेना। अब हम चलते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, उन सारी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तो प्यारे बच्चों आपने क्षारक और क्षार दोनों को अच्छी तरीके से समझ लिया, आर्यनियस की परिभाषा को समझ लिया। अब हम चलते हैं जो क्षारक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कौन सी प्रकार, कितने प्रकार से इनको हम स्पष्ट कर सकते हैं, समझाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार को हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं और जबकि उसे कहते हैं वीक बेसिस। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा क्षारकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बेसिस। तो आयनन के आधार पर क्षारक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता प्रबल क्षार, दूसरा होता है ये हो गया प्रबल क्षारक, यानी प्रबल क्षारक हो गया, ये हो गया दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जबकि इसे कहते हैं वीक बेसिस। तो यहाँ चलेंगे, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं प्रबल क्षार क्या होते हैं या प्रबल क्षारक क्या होते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रबल क्षारक क्या होता है? प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर OH आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझना होगा प्रबल के लिए क्या होगा? जल में पूर्णतः वियोजित होना। जो क्षारक जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं उन्हीं को हम प्रबल क्षारक या स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। अब ये कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं? तो ये आपको समझना होगा। तो कौन कौन से हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है KOH। K से होता पोटेशियम, OH से हमने बताया हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा कौन हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ETC। मतलब इसके अलावा अन्य और भी होते हैं, लेकिन हमने उदाहरण 3 बताए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो क्षार होते हैं ये कैसे होते हैं? जो प्रबल धातुओं से बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, वो प्रबल क्षार होते हैं। बस ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? प्रबल क्षार होते हैं। इसके आगे हम दूसरा चलेंगे दुर्बल क्षारक या वीक बेसिस। वीक बेसिस का मतलब आप समझ जाएंगे कि जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। तो जो क्षारक जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हीं को हम दुर्बल क्षार या क्षारक कहते हैं। अब ये जो दुर्बल क्षार होते हैं इनको हम कहते हैं वीक बेसिस। तो क्या कहेंगे? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार या क्षारक कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्षार है तो OH होगा,
तो ये एक हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आपको रासायनिक सूत्र आपको लिखना बताया है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। NH4 पर +1 होता है, OH पर माइनस होता है, तो एक इसका, तो यानी NH4 कितना होगा? NH4 1 होगा और OH भी 1 होगा। ये सूत्र बन जाएगा और बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार अगर इसको आप देखना चाहें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम पर +3 होती है और OH पर -1 होती है, तो मतलब ये 3 होते हैं। तो इस प्रकार OH कितने आएंगे? 3। और जब OH 3 आएंगे तो इस प्रकार आप इसको कैसे लिख सकते हैं? Al और OH का थ्राइज, क्योंकि Al 3 है, OH 1 है, तो इस प्रकार ये इसके साथ, तो एल्युमिनियम का 1 और OH के 3 हो जाएंगे। यही हमने लिखा, 1 लिखा नहीं जाता। तो इस तरह आप रासायनिक सूत्रों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप उसे एक बार विजिट जरूर कर लेना, और ताकि आप अच्छे तरीके से सूत्र लिखना सीख सकें, रासायनिक नाम लिखना सीख सकें। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये दुर्बल क्षार हो गए। अब जब आप प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार समझ लेते हैं तो अब ज़रूरत पड़ती है कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लें, यानी गुणों को भी समझ लें। तो क्षारक के गुण क्या होते हैं तो उनको समझ लेते हैं। तो क्षारक भी 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौतिक गुण, और एक होते हैं रासायनिक गुण। हम सबसे पहले समझते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिखा है क्षारकों के गुण। तो क्षारकों के गुणों को हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं क्षारकों के गुण। तो क्षारकों के गुणों में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे? भौतिक गुण। ये देखो लिखा है भौतिक गुण, क्षारकों के भौतिक गुण, यानी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो यानी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो क्षारकों के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? क्षारक स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। इनका गुण क्या होता है कि जितने भी क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे, तीक्ष्ण या कसैले होते हैं। एक इसका ये गुण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा हो जाएगा क्षारक छूने पर साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? 3 आपके हो जाएंगे भौतिक गुण हो जाएंगे। और यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, तो इसका एक ट्रिक होती है जिसे आपको समझना है। कैसे समझेंगे? छलनी, आप याद रखेंगे छलनी। अब छलनी में क्या होता है आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें मिल गया है छा का मतलब हो गया क्षार, ला का मतलब हो गया लाल, और नी का मतलब हो गया नीला। बस इतने से आप याद रखेंगे, यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ जाएंगे। वही हमने लिखा है क्षारक या क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चल लेते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती हैं। आइए चलते हैं रासायनिक के बाद अब हम रासायनिक गुणधर्म की ओर चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म की ओर चलेंगे तो देखेंगे पहला हम बताते हैं धातु के साथ क्रिया, यानी जो धातुएं होती हैं जैसे धातुएं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो धातुएं होती हैं उन धातुओं से क्रिया करके क्षारक क्या बनाते हैं। तो क्षारक क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनती है। जितने भी क्षारक होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके क्षारक बनाते हैं। लेकिन धातु कौन? जो क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, उन्हीं से क्षार क्रिया करते। देखो यहाँ समझना होगा, प्रबल क्षारक क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या देते हैं। तो अब देखो हमने एक धातु ले ली है Zn सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? Na2ZnO, और प्लस देखो यहाँ पर क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस बन रही है और साथ में लवण बन गया है सोडियम जिंकेट। तो इस प्रकार आप देखेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिया है? क्षार, और ये भैया क्या है? धातु। यानी धातु क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्षार से क्रिया करके या क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस देते हैं। साथ में बनता है क्या? लवण बनता है सोडियम जिंकेट।
तो आपने ऐसे समझ लिया। ऐसे आप अदर कोई धातु जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और अदर कोई भी धातु लेते हैं और क्षार से क्रिया करवाते हैं तो अंततः आपकी हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो इस प्रकार आपने प्यारे बच्चों देखा कि एक आपने गुण को समझ लिया, धातुओं, क्षारक की धातुओं के साथ क्रिया। अब हम चलते हैं दूसरा, कौन है, अम्ल के साथ क्रिया। यानी जो क्षारक होते हैं उनकी अगर हम अम्ल से क्रिया करवा दें तो अम्ल से क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होगा, तो लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है, लवण तथा जल। तो लिखा है क्षारक या क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। साथ में इसमें क्या बनता है, जल बनता है। तो देखो कैसे, हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिया है HCl। अब ये क्या है, ये प्यारे बच्चों क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। अब ये क्षार और अम्ल आपस में क्रिया कर लेंगे और जब क्रिया कर लेंगे तो क्या बनेगा, लवण। देखो यहाँ पर NaCl आपका लवण बन गया है और साथ में यहाँ क्या बना है, जल। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखेंगे जितने भी क्षारक होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने इनके रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी समझ लिया है। अब हम चलते हैं सीधे उपयोग, यानी जो क्षारक होते हैं यानी क्षार जो होते हैं इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, क्या इसकी उपयोगिता होती है, उसको भी हम समझ लेते हैं क्रम से। तो देखे चलेंगे क्षारकों के उपयोग। तो क्षारकों के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हुआ ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है। हाइड्रोक्साइड जिसमें लगेगा वो क्षार है या क्षारक है। तो क्षारक जो होते हैं उनका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। किसमें, वस्त्र निर्माण में किया जाता है। अम्ल के प्रतिकारक के रूप में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार वस्त्रों के निर्माण में इस हम क्षार का उपयोग करते हैं। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विरंजक चूर्ण, यानी आपका जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, उस ब्लीचिंग पाउडर में CaOH का ट्वाइस बोले तो आप कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम किस में करते हैं, विरंजक चूर्ण यानी किस में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे दूसरा हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर में। दूसरा अगला हो जाएगा NH4OH, इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार आपने प्यारे बच्चों पूरे क्षार को बड़ी ही बेसिक तरीके से समझ लिया। इस प्रकार आपका क्षार ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम आप चलेंगे कि क्या होता है, तो अब क्षारक के उपयोग को आप समझ लेंगे। तो जितने भी क्षारक होते हैं उनको आपने बेसिक तरीके से पूरे टॉपिक को समझ लिया है। अब हम चलेंगे, आपने देखा कि ये सारे कॉन्सेप्ट जब समझ गए हैं तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अन्य वीडियो भी प्राप्त होते रहे। हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हमारे चैनल पर आए हैं तो आप अच्छे कुछ कमेंट देना, साथ में वीडियो को शेयर करना, लाइक कर लेना। और अब हम चलते हैं कि किस तरह आगे आपको टॉपिक हमें पढ़ाना है। क्रम से हम सारे पढ़ाते रहेंगे और सारे नोट्स बनाने के लिए हम सारे टॉपिक लिख भी देते हैं। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो इसके लिए हम पहले से ही लिख रखते हैं ताकि आपकी कोई नोट्स भी तैयार हो जाएं और साथ में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक आपने विजिट किया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।